नमस्कार, डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। देश में आम चुनाव की घोषणा कुछ समय बाद हो जाएगी, लेकिन आम चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। जनता के बीच जाने के लिए सभी दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में डीडी न्यूज लगातार राष्ट्रहित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको आम चुनाव से जुड़ी पल पल की घटनाओं से रूबरू करवा रहा है। अपने खास कार्यक्रम 24 की चुनौती के जरिए हमारी कोशिश है आपको ये बताने की कि किस दल या गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौती सामने आने वाली है। आम चुनाव के मद्देनजर खड़ी हो रही है चुनौती, साथ ही दिखाएंगे समय के साथ बदल रहे चुनावी समीकरणों का सटीक विश्लेषण भी। तो आइए शुरू करते हैं 24 की चुनौती। देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि रेल परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जून से होने वाली है और अभी से जिस पैमाने और गति से काम हो रहा है वो सबको हैरत में डालने वाला है। तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल को लेकर इस तरह से विश्वास जताया हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर भरोसा जता चुके हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि वो ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जहां सरकार का दखल कम से कम हो और आने वाले 5 साल में वो पक्का करके रहेंगे ये कार्य। लोगों की जिंदगी में से सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूं। खास करके मध्यम वर्ग परिवार की जिंदगी में सरकार टांग अड़ाए, मुझे मंजूरी नहीं है। आ रहे दिन हर कदम पे सरकार, क्या जरूरत है? हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। जहां पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है। ऐसी कड़ी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी वाले 1000 से ज्यादा रथ देश भर में घूमकर लोगों से सुझाव लेंगे और इनके जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के आम चुनाव को लेकर पार्टी संकल्प पत्र के लिए भी देश भर की जनता से सुझाव मांगने का पार्टी ने फैसला लिया है और पार्टी को 15 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में वीडियो वैन के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ संवाद कर सुझाव भी लिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने लोगों से सुझाव भेजने के लिए नमो ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया और साथ ही एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। देश भर में विधानसभा स्तर पर जाकर पार्टी 6000 से ज्यादा सुझाव पेटिका के साथ लोगों के सुझाव भी लेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इन सबके जरिए जनता के सुझावों का समावेश कर बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा, जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इन प्रयासों से बीजेपी ये सुनिश्चित कर रही है कि हर तरीके से जन भागीदारी तय हो और जनता की आकांक्षाएं, उम्मीदें पार्टी तक पहुंचे, ताकि पीएम मोदी के नेतृत्व में अगले 5 सालों में लोगों के सपने, आकांक्षाओं को वो सरकार, जो भी आने वाली सरकार हो, वो पूरा कर सके। हर तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सके, हर तरीके से जनता जनार्दन की आकांक्षाएं हम तक पहुंचे और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2024 से अगले 5 वर्षों में उन आकांक्षाओं को हम पूरा करें और अमृत काल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लंबी छलांग लगाने के दृष्टि से हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सिलवासा में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया और दमन, दीव और दादरा एवं नागर हवेली के विकास की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों की जनता से एनडीए को 400 पार का जो लक्ष्य है एनडीए का, उसको सुनिश्चित करने के लिए यहां की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन दलों पर परिवारवाद को संरक्षण देने पर निशाना भी साधा। इन लोगों का मकसद क्या है? सोनिया गांधी का मकसद है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू यादव का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई, जो अपने बेटे, भतीजे, भतीजी, दामाद के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? अब करते हैं दक्षिण भारत का रुख। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार दक्षिण राज्य तमिलनाडु में बीजेपी को एक नया सहयोगी मिल गया है। जीके वासन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस ने आज भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। जीके वासन ने कहा कि देश का आर्थिक विकास और सुरक्षा समय की जरूरत है और इसीलिए तमिल मनीला कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देने और केंद्र में गठबंधन करने का फैसला किया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तमिल मनीला कांग्रेस और जीके वासन का आभार जताया। Country's economic growth and security is the need of the hour. So the Tamil Maanila Congress has decided to support the BJP party and its alliance in the center, and we all feel that a powerful India and a prosperous Tamil Nadu is the need of the hour, which I am sure will be our aim and our goal will be achieved through this alliance. First of all, I thank Tamil Maanila Congress and Ayya G.K. Vasan avargal for reinforcing his support to NDA, for reinforcing his support to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Tamil Maanila Congress was always a different political party, a regional party with nationalism in its core. I am very happy such a senior leader, whom our Prime Minister holds very dear to him, has come out today and strongly he said that he is behind Honorable PM for getting a third term with a larger mandate of more than 400 seats. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमिल मनीला कांग्रेस राज्य में एआईडीएमके की सहयोगी रही है और 2019 के चुनाव में भी पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। पिछले साल सितंबर में एआईडीएमके के एनडीए से अलग होने के बाद ये माना जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि तमिल मनीला कांग्रेस ने भी बीजेपी से दूरी बना ली है, मगर करीब 5 महीने बाद तमिल मनीला कांग्रेस ने अपने राज्य के सहयोगियों से अलग हटकर अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। तमिल मनीला कांग्रेस की स्थापना तमिलनाडु के दिग्गज नेता जीके मूपनार और पी चिदम्बरम ने 1996 में कांग्रेस से बगावत के बाद की थी।
आइए अब तमिलनाडु के बाद रुख करते हैं झारखंड का, जहां झारखंड में बीजेपी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व सिंहभूम की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और कांग्रेस से झारखंड की एकमात्र लोकसभा सदस्य थीं। अब कोल्हान की दोनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम हो गया, ऐसा नजर आ रहा है। जमशेदपुर संसदीय सीट से बीजेपी आसानी से जीतती रही है और अब सिंहभूम सीट की सांसद भी जब बीजेपी में आ गई है तो बीजेपी का पलड़ा करीब करीब इस इलाके में एक तरह से भारी नजर आ रहा है। तो आज जो चुनावी घटनाक्रम हुए हैं, किस तरह से बीजेपी ने एक तरह से प्रचार की शुरुआत कर दी है, संकल्प पत्र पे काम शुरू हो गया है, पार्टियों में आना जाना भी चल रहा है, नए गठबंधन बन रहे हैं, ये सब समीकरण किस तरफ 2024 में जाते हुए इशारा कर रहे हैं, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। अनंत जी, आज हमने जो खबरें दिखाई हैं आपने देखी होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा संकल्प पत्र की। एक नया तरीका बीजेपी ने निकाला है, सीधे जनता के बीच में जाएंगे। मतलब लाखों लोगों से, इसमें जो बीजेपी का दावा है कि लाखों लोगों से राय ली जाएगी, उस राय के बाद संकल्प पत्र तैयार होगा। तो क्या जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो होते हैं वो भारतीय राजनीति में हमेशा से महत्व रखते हैं, तो क्या बीजेपी ने जो शुरुआत ले ली है, क्या वो अन्य पार्टियों से काफी आगे नजर आ रही है इस मामले में? देखिए, उस पर मैं आता हूं प्रखर जी। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो घोषणा पत्र है ना, राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व है। बिल्कुल। घोषणा पत्र से संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र जो है, ये शब्द जो है वो विकसित भारत से जुड़ता है। बिल्कुल। जो मेटा नैरेटिव नरेंद्र मोदी विकसित भारत का पूरे देश में तैयार कर रहे हैं और निरंतर उसको कहते हुए भारतीय अस्मिता को मजबूत कर रहे हैं अपने मेटा नैरेटिव के जरिए, उसमें ये संकल्प शब्द बहुत फिट बैठता है। तो नरेंद्र मोदी जिस स्तर की राजनीति करते हैं उस, अच्छा दूसरी बात अगर थोड़ा हल्के अंदाज में कहा जाए तो बीजेपी अब घोषणा क्या करेगी? घोषणा पत्र के लगभग सारे बड़े मुद्दे तो उन्होंने सुलझा दिए। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, 370 हट गया, अनुच्छेद 3 तलाक हट गया। मैं अब यूसीसी का भी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पे वहां लागू कर दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संकल्प पत्र है, ये जनता को ये भरोसा देने के लिए तैयार किया गया है, या पेश किया जा रहा है, या तैयार किया जा रहा है कि आप जब विकसित भारत का स्वप्न देखेंगे तो उसमें ये संकल्प पत्र, एक और जहां भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने जो विपक्षी दल है वो अभी तक किसी भी घोषणा पत्र, किसी भी विजन पत्र, किसी भी संकल्प पत्र, किसी भी गारंटी पत्र पर चर्चा करने के स्टेज तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को संभालते हुए, उसको लगातार निरंतर बढ़ाते हुए संकल्प पत्र की तैयारियों में जुट गई है। और विकसित भारत में जिस तरह प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यात्रा के साथ लोगों को जोड़ा है, उससे बहुत आगे जाकर इस संकल्प पत्र के जरिए लोगों को पार्टी से, अपने नेतृत्व से, अपनी नीतियों से और अपने क्रियान्वयन के तरीकों से जोड़ने का एक मुझे प्रयास लगता है, जिसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी, बार बार जो भारतीय राजनीति में बात होती है, आनंद जी, जो भारतीय राजनीति में बात होती है, एक वोट बैंक की बात होती है, अलग अलग वोट बैंक धर्म और जाति के नाम पे तैयार हुए, लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि एक वोट बैंक, या एक कहें कि वोटों का जो मतदाताओं का एक वर्ग है, वो लाभार्थी वर्ग के रूप में तैयार हो रहा है। और 6 करोड़ परिवार हैं जिनसे पिछले 10 साल के अंदर मोदी सरकार की किसी ना किसी योजना का लाभ मिला, और एक अंदाजे के मुताबिक 15 करोड़ वोटर जो हैं वो इस लाभार्थी वर्ग में आते हैं। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का साबित हो सकता है 2024 के चुनाव में? ये जो आप कह रहे हैं, इसकी मानगी हम उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हल्के से देख चुके हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को, उसके औजारों को, जो पुराने औजार थे उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब यहाँ जात की राजनीति नहीं हो रही। प्रधानमंत्री ने 4 जाति देश के सामने रख दिए। अब सब कुछ, पूरा नैरेटिव जो है इन्हीं 4 जातियों के, गरीब, किसान,
छात्र, इन्हीं 4 जातियों के इर्द गिर्द वो गुजरा। अब वो जमाने चले गए। कुछ राज्यों में इसकी वानगी देखने को मिल सकती है कि आप फलाने जात के, आप कुर्मी हैं, आप भूमियार हैं, आप यादव। अब आप बताइए प्रखर जी, इस राजनीति में आप तो लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, कोई MY समीकरण की बात कर रहा है क्या? किसी प्रकार की किसी जाति गठबंधन को लेकर किसी प्रकार की बात हो रही है क्या? अब विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो विकसित भारत संकल्प की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जाति पात की जो राजनीति थी वो अब पुराने समय की, बीते समय की बात हो चुकी है। उस पे संप्रदाय की राजनीति की भी बात कोई नहीं कर रहा। आज कोई ये नहीं कह रहा कि मुसलमान इस इलाके में इतना है तो वहां से नहीं आएगा। आज सब लोग ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक रूप से बढ़िया प्रदर्शन करेगी। तो मुझे लगता है कि जाति पात, धर्म, संप्रदाय, इन सब की राजनीति को विराम लग गया है और अब राजनीति नरेंद्र मोदी के पक्ष और विपक्ष की हो रही है। लेकिन विपक्ष को अपनी साख साबित करनी पड़ेगी जनता और के सामने, और साख तभी साबित होगी जब वो कोई नीति लेकर जनता के सामने आएंगे। और सिर्फ रोड मैप से काम नहीं चलेगा। उस रोड मैप तक आप अपने गोल तक, आप अपने टारगेट तक, आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, इसका भरोसा भी जनता को देना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार अपनी सभाओं में 2047 तक का न केवल रोड मैप पेश कर रहे हैं, अब तो 1000 साल की भी बात होने लगी है। पहुंचने के औजारों के बारे में भी बता रहे हैं। अगले 1000 साल तक की भी बात अब प्रधानमंत्री मोदी करने लगे हैं। आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ अन्य खबरें और आपको हम 2024 की चुनौती के में दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों पे हम चर्चा करेंगे आनंद जी से। लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल, उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है,
मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारा खास कार्यक्रम 2024 की चुनौती में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि हम ये चुनाव में आज बात कर रहे हैं 2024 के जो चुनौती हैं वो आज दिन भर का क्या अपडेट रहा। और एक अपडेट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई हैं उसका गणित क्या कहता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। कि एक तरफ एनडीए जहां अपना कुनबा बढ़ाता दिखाई दे रहा है, वहीं कांग्रेस 17 सीटें लेने में तो उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गई है, लेकिन इन 17 सीटों को लेकर जो उसका गणित है वो जो भले कहते हैं कि एनडीए अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है और कांग्रेस को 17 सीटें मिल गई हैं, लेकिन इन 17 सीटों पर जो गणित है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि इन 17 सीटों पर जो इंडी गठबंधन के भीतर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो लंबी बातचीत करने के बाद 17 सीटें मिली हैं, वहां पर उम्मीदवार मजबूत नहीं है। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। गाजियाबाद, इलाहाबाद, महाराजगंज, झांसी, सीतापुर, वाराणसी और देवरिया में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी पिछली बार। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज भी हो गए हैं इस दौर में। उन्हें लगता है कि उनके हिस्से की सीट जहां से वो चुनाव लड़ सकते थे वो सपा के पास चले गई। इन 17 सीटों पर कहीं कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है तो कहीं उम्मीदवार मिलना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है, और उम्मीदवार जो मिल रहे हैं वो उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं हैं। सपा से मिली 17 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां 2014 या 2019 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जमानत भी जब्त हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बांसगांव सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। 2014 में फतेहपुर सीकरी, अमरोहा, बुलंदशहर और मथुरा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे थे। 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, पूरे 2 बार। ये अद्भुत गठबंधन 2 लड़कों के बीच में हुआ है जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। दोनों युवा हैं, दोनों 50 साल से ऊपर के हैं, और दोनों की खासियत यह है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहले भाजपा का समर्थन दिया, फिर भाजपा को झटका दिया, वीपी सिंह जी के साथ गए, चौधरी अजीत सिंह जी को पलटा, फिर चंद्रशेखर जी के साथ गए, फिर उनको झटका, फिर काशीराम जी के साथ गए, उनको झटका। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा ये इनके इतिहास की जुबानी खुद ही दिखाई पड़ता है। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश और राहुल एक साथ नजर आए। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी कमाल नहीं दिखा पाए थे। हाल यह हुआ था कि उस समय की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी सत्ता से ही बेदखल हो गई थी और सिर्फ 47 सीटों पर ही वो चुनाव जीत पाई थी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 7 सीटें। अब यूपी के बाद बात गुजरात की, जहां भी कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हुई सीट शेयरिंग के बाद गुजरात में भी इंडी गठबंधन संकट में है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल ने भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी को जो टिकट दे दिया गया है, आम आदमी पार्टी के हिस्से में सीट दे दी गई है, उसे वो अपनी पटेल परिवार की पारंपरिक सीट बता रहे हैं और कहते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बगावती तेवर मुखर हो गए हैं। फैजल भी आवाज़ उठा रहे हैं, फैजल की बहन मुमताज़ भी आवाज़ उठा रही हैं। फैजल पटेल ने इस बीच में कहा है कि उनके पिता अहमद पटेल ने भरूच के लिए बहुत कुछ किया है और भरूच की जनता से उनके परिवार का गहरा रिश्ता रहा है। कौन? देखिए, नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, काफी कुछ हो सकता है। लोगों की आवाज बहुत सालों से बन के आ रहे हैं। मेरे लेट पिताजी श्री अहमद पटेल भी भरूच के लिए उन्होंने बहुत काम किया है।
ये हमारी सीट है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं और मेरे पार्टी वर्कर्स जो हैं, हम तो बिल्कुल इसके विरोध है। उधर केरल में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में दूसरे सबसे बड़े नेता, गठबंधन सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने आगामी लोकसभा चुनाव में 4 महत्वपूर्ण सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। सीपीआई ने पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा को वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद है। वहीं पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर करते हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन में अब टकराव साफ नजर आ रहा है। यहां तक कि वायनाड सीट से भी सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। अनंत विजय जी, आपने एक बड़ी मशहूर पुस्तक लिखी है, अमेठी का संग्राम, और ये जो पुस्तक थी आपने 2014 और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी में कैसे चुनाव लड़ा और 2019 में राहुल गांधी कैसे चुनाव हार गए, ये आपकी पुस्तक का विषय था। लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया। क्या आपको लगता है अगली पुस्तक अब आपको वायनाड पे ना लिखना पड़ जाए? रायबरेली को क्यों छोड़ रहे हैं आप? देखिए, वायनाड की स्थिति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है प्रखर जी। वायनाड में जो एनी राजा उम्मीदवार बनी है वो सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है। तो मतलब संकेत समझना चाहिए कि परिवारवाद अब कम्युनिस्ट पार्टी में भी चला गया है। हालांकि ये परिवारवाद आप वहां देखें तो पहले भी हमको दिखाई। आनंद जी, माफी चाहता हूं, मुझे मालूम है कि इस विषय पर तो आप बिल्कुल 1 घंटे तक लगातार बोल सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप डीडी न्यूज के साथ जुड़े। 10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अच्छा चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम अगली बार इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे 2024 के चुनाव में आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।